अस्सलाम वालेकुम जी। शफी कवान, खालिद क्यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना और प्रोग्राम ख़बर की खबर लेके हाजिर हूँ। और ये दुआ करते हैं हम सब, हमारी टीम, कि ये दिन आपके लिए खैर बरकत लेके आए और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात पर एक नज़र डालते हैं, फिर प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। पंजाब में 2 माह के लिए रेंजर्स की तैनाती और कलअदम जमात की पुलिस से झड़पें आज के कौमी अखबारात में नुमाया तौर पर शाया हैं। रोजनामा एक्सप्रेस की सुर्खी के अल्फाज हैं, टीएलपी के हमले, 4 पुलिस एहलकार जा बहक, रेंजर्स तलब। इसी खबर के लिए रोजनामा दुनिया ने इन अल्फाज का इंतखाब किया है। कलअदम तंजीम का मार्च सादुकी के करीब, झड़पे, 3 पुलिस एहलकार शहीद, टीएलपी से अस्करियत पसंद गिरोह के तौर पर निपटा जाएगा। वफाकी हुकूमत पंजाब में 2 माह के लिए रेंजर्स तैनात। रेंजर्स की तैनाती को रोजनामा पाकिस्तान ने भी नुमाया तौर पर शाया किया। पंजाब में 2 माह के लिए रेंजर्स तैनात। कलअदम तंजीम को किसी सूरत जेहलम से आगे नहीं आने दिया जाएगा। टीएलपी को अस्करियत पसंद तंजीम समझकर निपटा जाएगा। वफाकी काबीना। रोजनामा जंग की सुर्खी के अल्फाज हैं, मार्च शुरू, रेंजर्स तैनात, कलअदम टीएलपी से झड़पों में 2 पुलिस एहलकार शहीद, सैकड़ों जख्मी। रोजनामा नवाई वक्त ने भी इसी खबर को अहमियत दी। झड़पें जारी, पंजाब में रेंजर्स तैनात, तसादम में जाँ बहक एहलकारों की तादाद 4 हो गई। कलअदम टीएलपी से अस्करी तंजीम के तौर पर निपटा जाएगा। काबीना। अंग्रेजी अखबारात में एक्सप्रेस ट्रिब्यून की लीड स्टोरी के अल्फाज हैं, रेंजर्स कॉल्ड आउट एज मार्चर्स गो ब्रिक्सर। डॉन अखबार की टॉप स्टोरी के अल्फाज हैं, गवर्नमेंट डिसाइड टू ट्रीट टीएलपी एज मिलिटेंट आउटफिट। द नेशन की मेन स्टोरी के अल्फाज है, रेंजर्स कॉल्ड इन पंजाब आफ्टर डेडली टीएलपी पुलिस क्लैशेस। द न्यूज की हेडलाइन है, टीएलपी रिज्यूम मार्च, रेंजर्स डिप्लॉयड इन पंजाब। डेली टाइम्स ने 3 अल्फाज पर मुश्तमिल मुख्तसर सुर्खी लगाई है, इनफ इज इनफ। जी, एनफ इज़ एनफ, हुकूमत की जानिब से एनफ इज़ एनफ कह दिया गया है। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है, लेकिन वो तो कब देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि हमारा रनडाउन क्या कहता है। कलअदम तंजीम के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला, पंजाब में रेंजर्स तलब। पीडीएम की कलअदम तंजीम के मामले पर मनफी सियासत। सऊदी अरब के इमदादी पैकेज के पाकिस्तानी मईशत पर मस्बत असरात। अपोजिशन की तहरीक अदम-ए-एतमाद का सियासी शोशा। बलूचिस्तान का सियासी बुरान किस करवट बैठेगा। और आज के प्रोग्राम में रोजनामा दुनिया का इदारिया हुकूमती रिट, मुस्तकिल हल निकालना होगा। और इसी तरह एक्सप्रेस ट्रिब्यून में फैसल अली राजा का कालम, इस पे गुफ्तगू करेंगे। और आज का टॉप ट्रेंड है शुएब अख्तर का तनाज़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। शफीक साहब, क्या हाल है आपके? सलमान साहब, आप ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल। आज की खबरें बड़ी गर्म है, अखबारात में बड़ी गर्मा गर्म खबरें चल रही हैं, बल्कि 2-3 दिन से बड़ी जब से गर्मा सब सर्दी आना शुरू हो गई, खबरें गर्म गर्म। कभी कभी खालिद क्यूम जो है ना, वो पूजे में दरिया बंद करता है, अंदर की बात लाता है। अंदर की बात लेके आता है। और हालांकि इसका जो अपीयरेंस है ना, बड़ी गैर शायराना है। राणा साहब, अंदर की बात इसलिए कि सुबह से 6 बजे से सारे अखबार तो 2-2 बार पढ़ चुके हैं। अच्छा, वैसे एक अरसे बाद ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने सारे अखबारात बराबर पढ़ते हैं, ताकि उसमें अब अखबारों के अंदर और टीवी के अंदर भी अखबार पढ़ने लोगों ने छोड़ दिए हैं। जो अपनी खबर देते हैं वो खुद अपनी खबर नहीं पढ़ते, लेकिन हम पूरे जो है वो तमाम अखबारात का पूरा जायजा लेते हैं। हमारे एक दोस्त थे, वो अखबार निकालते थे, तो एक दिन मुझे कहते हैं कि मैं एक खबर छापी तो उधर कोई असर नहीं होया। कहते, मैंने कहा फिर? कहते फिर मैं साइकिल फड़ी तो आपे जाके दस के कि जी मेरे अखबार ही ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ खबर छपी। राणा साहब, आपको पता है कि ये जो डमी अखबारात निकलते हैं, ये जो फेडरल गवर्नमेंट से और सूबे से इश्तिहारात लेते हैं, ये अखबारात जो हैं ये कोई अलग अलग नहीं निकलते। मीडिया जो है ना हाउसेज बन चुके हैं, जहाँ पर मंथ को 10,000 15,000 रुपए पर पूरे का पूरा अखबार जो है वो आपको तैयार। अच्छा, उसमें होता क्या है? पेशानी हटाते हैं, आपकी पेशानी लगा दी, अखबार वही है। आपका अखबार है तो आपकी पेशा। अच्छा, फिर जो आप प्रेसेस में जाए ना, जो अखबारात के प्रेस हैं, वो उनमें देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि वो ये अखबारात की एक लाइन लगी होती है, वो अखबारात उनको छापते हैं पहले, फिर अपने अखबार की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये मिनटों में छप जाते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखानी है, वो रिपोर्ट के बाद बात करते हैं।
हिंदुस्तान के अकाउंट्स तरीके लबैक को सपोर्ट कर रहे हैं। ये छठा मौका है। 2015 में तरीके लबैक जो थी इसको कायम किया था, उसके बाद इन्होंने एक वतीरा बना लिया है कि ये कोई ना कोई बहाना बना के बाहर निकलते हैं और सड़कें ब्लॉक कर देते हैं। वाज़ेह पॉलिसी डिसीजन लिया गया है और वो डिसीजन यही है कि इन कालदम तरीके लबैक है इसको मिलिटेंट पार्टी के तौर पर ट्रीट किया जाए। मिलिटेंट हो चुके हैं। इन्होंने क्लाशनकोफों से पुलिस पर फायरिंग की। पंजाब रेंजर्स 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहे हैं। कालादम जमात के एहतजाज के बायस वफाकी वज़ीर दाखिला ने पंजाब भर में 2 माह के लिए रेंजर्स तैनात कर दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद का कहना था कि कराची की तरह पंजाब भर में रेंजर्स को तैनात कर रहा हूं और 2 माह के लिए रेंजर सूबे में होगी। उन्होंने कहा कि सादुकी में पुलिस के 3 एहलकार शहीद हुए, जबकि कालादम जमात वालों ने क्लाशनकोफों से पुलिस पर फायरिंग की। वफाकी वज़ीर दाखिला के मुताबिक पुरतशद्दुद वाक़यात में 70 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिनमें से 8 की हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अब कालादम TLP को एक अस्करी तंजीम के तौर पर लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने दीगर रियासती इदारों से भी दरख्वास्त की कि वो कालादम तंजीम से मुतालिक अपने फैसलों पर नजरसानी करें। हमने बड़ी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे धूल चटाई है। किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करे। पहले 6 दफ़ा ये तमाशा लग चुका। हमने बड़े सब्र का मुजाहरा किया है। कालदम तरीके लबैक है, इसको मिलिटेंट पार्टी के तौर पर ट्रीट किया जाए। तमाम जो हमारे इदारे हैं उनका ये फ़र्ज़ है कि वो अपना अपना किरदार अदा करें। रिपोर्ट देखिए आपने शफीक साहब, एक जुमला फवाद साहब ने बोला कि किसी माई के लाल में इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो रियासत को चैलेंज करे। यही रियासत की रिट जो है, यही तो रियासतों को कायम रखती है। बिल्कुल बेशक उन्होंने ठीक कहा। आप देखें ना, माजी का वाला ये कोई टेररिस्ट ग्रुप जो बड़े बड़े बंदे थे वो अब कहाँ हैं। एक वक्त में MK मुल्ताफ़ भाई कितनी दहशत थी, वो अब कहाँ पे हैं। अगर गवर्नमेंट जब नियत कर लेना है कि उसने एक अमन अमान बहाल करना और जो अपनी रेट बहाल करनी है, तो फिर कोई टेररिस्ट ग्रुप जो है रियासत के सामने खड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक, क्योंकि रियासत जो है वो रियासत के अपने वसाइल है, उसने अपना भी ख्याल रखना, आवाम का भी ख्याल करना होता है। फिर इसमें देखें, इसमें सिर्फ रियासत या हुकूमत जो इसमें नहीं कर सकती, हमें मीडिया को भी अपना बिहेव करना चाहिए। बजाय पैमरा की जो गाइडेंस या दूसरी गाइडेंस आती है, हमें खुद अपना देखना चाहिए, अपना एहसाब करना चाहिए कि हम किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़े सियासतदान, सियासत जो कहते हैं ना, वो अपना बीवी की से हंडी जल गई है ना किसी सियासतदान की, तो उसमें भी सियासत करते हैं कि भाई तुमने किसी अपोजिशन के कहने पर ये किया है। तो अब मौलाना फजल रहमान साहब का मौजूद है, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन इसमें बहसीत कौम हमको एक होना होगा, इसमें कोई सियासत नहीं है। इसमें मुस्लिम लीग, नून पीपल्स पार्टी या तरीके इंसाफ या ANP किसी और का नहीं है। हमें बहसीत इसका एक कौम की ये सारा मसला दरपेश है और वंस ऑफ ऑल इस इशू को सेटल कर दें। अब देखें, वो उन्होंने कह दिया है कि शेख साहब ने भी कहा है और फवाद साहब ने भी कहा है कि ये मिलिटेंट तंजीम है। अब इलेक्शन कमीशन को देखें ना, इलेक्शन कमीशन जो है वो तहकीकात कर रहा है PTI की, मुस्लिम लीग नून की और इनकी फंडिंग की, पीपल्स पार्टी की, लेकिन इनको उन्होंने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। एक को कालदम डिक्लेयर किया हुआ है और हमें हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को ना अपना रोल अदा करना होगा। जब तक हम पूरी बशीत कौम, तमाम इदारे एक रोल अदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये जो है ये मॉन्स्टर जो है ये काबू नहीं आएगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आप नहीं समझते बात शफीक अवान ने की कि फवाद साहब ने भी अपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडिया से जो है वो सोशल मीडिया को हैंडल किया जा रहा है और फेक खबरें, फेक स्टोरीज़, फेक वीडियोस फेंकी जा रही हैं। तो जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं उनका भी तो कोई रोल है इस हवाले से जिम्मेदारी का। लेकिन अब फवाद साहब ने जब कहा कि अब हमने बतौर रियासत, बतौर हुकूमत इनको एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, यानी पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में इज़ अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में फिर एक्शन क्या होगा? देखिए, एक्शन ये होगा कि आप इनकी जो रिट है, जो ये रियासत को चैलेंज करने की है, उसको सख्ती से कुचलना होगा। क्योंकि हमने मुज़ाकरात के तमाम रास्ते इख्तियार किए हैं और बार बार मुज़ाकरात किए हैं और ये तासुर दिया गया जैसे रियासत इनके आगे दबाव में आ गई है, कमज़ोर हो गई है। लेकिन हमने हतुल इम्कान कोशिश की कि किसी तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए मामला तय हो जाए, लेकिन ये मामला मुज़ाकरात के ज़रिए तय नहीं हो रहे और वो हर दफ़ा आके रियासत की रिट को चैलेंज करते हैं।
यानी आप अंदाज़ा लगाइए रियासती एहलकारों को जिस तरह से मारा जाता है, जिस तरह से शहीद किया जाता है, उसकी क्या जस्टिफिकेशन आपके पास है? क्या जस्टिफिकेशन है कि आप जो है 5-5, 6-6 दिन तक लोगों को यरगमाल बना दें और उसके ऊपर डंडे बरदार आपको जाके खड़े हो जाएं और कहें कि बज़ोर ताकत डंडे की ज़रूरत पे, असले की ज़रूरत पे हम अपनी बात मनवाएंगे। किसी की बात आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, मुज़ाकरात के ज़रिए आप मामलात को ठीक नहीं करना चाहते। तो मेरा ख्याल है कि अब एक जगह आ गई है जहां आपको एक सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान आपने बनाया था ना एसआर साहब, उसमें लिखा हुआ था ना कि आप ऐसी तमाम ऑर्गेनाइजेशन को जो मिलिटेंसी की तरफ जाएंगी, ताकत के जोर पे जाएंगी, बंडा बरदार की बुनियाद पे जाएंगी, उनको सख्ती से कुचला जाएगा। एक बात। दूसरी बात है, ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि अब रियासत को ये भी समझना चाहिए कि हम सिर्फ एक सियासी तन्हाई में नहीं रह रहे, दुनिया में देख रही है, ग्लोबल दुनिया में हम FATF को डील कर रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म को डील कर रहे हैं, टेररिज्म को डील कर रहे हैं, और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को दिखा के जब हम लोगों को शक्ल दिखाते हैं तो लोग हम पे सवालात उठाते हैं। आपने फवाद साहब ने कहा ना कि इनके सोशल मीडिया राब्ते इंडिया के साथ, मैं तो कहता हूं इस बात पे भी तहकीकात होनी चाहिए कि इनको कौन स्पॉन्सर करता है, बिल्कुल ठीक। कौन इनके पीछे है, कौन इनका एजेंडा है जिसकी बुनियाद पे ये चीज़ों को लेके चल रहे हैं। और अब वक्त आ गया है कि रियासत कमजोरी दिखाने की बजाय अपनी पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ ऐसे तमाम गिरोह, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा, जितने भी गिरोह हैं जो रियासत को चैलेंज करते हैं, उनको सख्ती से कुचलना होगा। खालिद साहब, जो इतलात हैं वो ये कि इस ग्रोह के अंदर कुछ लोग ऐसे जिन्होंने क्लाशनकोव से बराह रास्त फायरिंग की पुलिस वालों पे, और को 250-300 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं, और इतलात ये कि 4 पुलिस एहलकार शहीद भी हुए। तो ये तो एक मिलिटेंट ग्रुप के तौर पे अब एक शक्ल इख्तियार कर गया है ना TLP। देखिए राणा साहब, माजी में जो हुकूमत से गलतियां हुई और माजी में हमारे अदारों से भी कमियां और गलतियां हुई कि देखिए इस जमात की जो बुनियाद रखी गई 2015 के अंदर, अब वो एक जो अपना रेजिडेंट है UAE का, उसके नाम से, उसके शनाख्ती कार्ड से इस इलेक्शन कमीशन में इस पार्टी की जो है वो मंजूर की गई, उसको इजाज़त दी गई अपनी सियासी सरगर्मियाँ करने की, रजिस्ट्रेशन हुई उसकी। तो क्या उस वक्त इलेक्शन कमीशन सोया हुआ था? क्या उस वक्त उनको जो आम जो जिस तरह अकाउंट्स के मामलात हैं PTI के, पीपल्स पार्टी के, फॉरेन फंडिंग के और नून लीग के, उन पर तो इलेक्शन कमीशन जो है वो भरपूर तरीके से एक्शन ले रहा है, लेकिन इतना बड़ा काम जो है वो बरूने मुल्क एक बंदा बैठा है, वहाँ का रेजिडेंट है, और उसके शनाख्ती कार्ड पर एक पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड हो रही है, तो तह तक, गहराई तक फिर इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं देखा, अपना किरदार क्यों अदा नहीं किया? और इसी तरह माजी में मैं आपको बताऊँ, हमने तो रिपोर्ट की है कि जब नवंबर 2017 के अंदर पहले धरने का ऐलान किया गया फैज़ाबाद में, तो यहाँ से लाहौर से अब वो रिजवी साहब जो हैं उनकी क़यादत में जो काफ़िला दाता साहब से रवाना हुआ, हमने सारा वो मंजर देखा। लेकिन यहाँ तो जो पंजाब हुकूमत थी उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने बड़े प्रोटोकॉल के साथ, बड़े इत्माम के साथ उनको यहाँ से रवाना किया गया, और जब तक वो फैज़ाबाद पहुँच नहीं गए किसी को पता ही नहीं चला कि वो कैसे जो है वहाँ पहुँचे हैं। तो उस वक्त ही चाहिए था कि हुकूमत सरेंडर ना करती। 2 किस्म का सरेंडर हुआ, एक पंजाब हुकूमत ने सरेंडर किया, और एक फिर जब मुआहदा किया गया 6 निकाती उनके साथ, तो उस वक्त वफाक ने सरेंडर किया कि जब हमारे वजीर कानून जाहिद हामिद का जो है वो इस्तीफे पर जो है दबाव में आकर हुकूमत रजामंद हुई, तो उस सरेंडर का खमियाजा जो है वो हम आज तक भुगत रहे हैं। और ये बड़ी पहली दफ़ा हुआ है कि हुकूमत ने एक इनके हवाले से, इनके फ्यूचर के हवाले से एक वाज़ेह लाइन जो है वो ड्रा की। राणा साहब, मैंने भी जिक्र किया, खालिद यूनुस साहब ने जिक्र किया कि ये सिर्फ हुकूमत की नहीं मसला, ये अब तमाम इदारे, इलेक्शन कमीशन, ये सबको इसमें एक्टिव होना पड़ेगा। और ये अगर मिनिस को ख़त्म करना है तो फिर इसके लिए आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? देखें शफीक भाई, पहले तो मैंने थोड़ा सा इनका जो स्टांस है ना उस पर बात करना चाहता हूँ। स्टांस उनका नामूस रिसालत है। आप हमारे बच्चे भी नामूस रिसालत पे कुर्बान। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हैं, ठीक है ना? इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और नामूस रिसालत के ऊपर कभी बात आएगी तो शायद हम चारों सबसे आगे खड़े हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रहमतल लिल आलमीन ने हमें क्या सिखाया कि अगर हालत जंग में तब दरख्तों को भी नुकसान ना पहुँचाएं, पत्तों को भी ना नुकसान पहुँचाएं। इतना बड़ा मैसेज हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा, और हम क्या कर रहे हैं उनके नाम पे?
वो जो शहीद हुए पुलिस एहलकार, क्या वो मुसलमान नहीं थे? जो 300 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, क्या वो मुसलमान नहीं हैं? जिन लोगों की गाड़ियां तबाह की गई, क्या वो फ्रांस की गाड़ियां थी? जिन लोगों की मोटरसाइकिलें तबाह की गई, क्या वो फ्रांस के सफीर की मोटरसाइकिलें थी? क्या जो कुछ हम आज कर रहे हैं कि हमें कि नहीं पता कि इसके असरात FATF में क्या पड़ेंगे? वो कौन सा प्लस है यूरोपीय यूनियन जो हमें देती है, GSP प्लस है, क्या उस पे असरात नहीं पड़ेंगे? क्या हम पूरी दुनिया को फेस कर रहे हैं, ग्लोबल पिंड का हम हिस्सा हैं, इसमें ये इसके असरात क्या पड़ेंगे? जो फवाद साहब ने बात की है कि भारत और कुछ और ममालिक इसमें इन्वॉल्व हैं, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि वो इन्वॉल्व हैं और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैली रहे, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का इमेज जो है वो तबाह होता रहे। अब मैं एक शॉर्ट आपको सुनाता हूँ सहाफ़ियों के किरदार के हवाले से। शेख रशीद साहब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात हुई, वो मैं शॉर्ट सुनाना चाहता हूँ, फिर मैं सहाफ़त पे आपसे सवाल करूँगा। शॉर्ट देखिएगा ज़रा। और आप एक इतने बड़े चैनल से तल्लक रखते हैं, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको जवाब दूं। आप हमेशा ऐसे सवाल करते हैं जो झूठ पे मबनी होते हैं। शफीक साहब, क्या सहाफ़ी का किरदार ये है कि ऐसे इश्यूज जो हाईली सेंसिटिव हों और जिसके साथ रियासत पाकिस्तानी का नहीं पूरी कौम के मुफादात जुड़े हों, उसमें उस वक्त भी आपको अपने मीडिया हाउसेस के अंदर जो आपका जहर है वो आप सवालात की शक्ल में शरारतन पेश करते हैं? ये सहाफ़त है? राना साहब, ये चुपते और सवाल करना ये साफ़ी का हक है, लेकिन हमें इसमें ग्रे लाइन देखनी होगी। इसमें हमारी स्टेट का, हुकूमत को छोड़ दें, हमारी स्टेट का, हमारे पाकिस्तान का तो कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, बिल्कुल शेक हो रहा। अब इसमें एक सर्टेन मीडिया ग्रुप है, आपको पता है कि जियो और जंग ग्रुप, उसमें वो हमेशा आगे होते हैं। कल के उनके प्रोग्राम देख लें, बाकी चैनल क्या प्रोग्राम कर रहे थे, और सबका इशू यही था कि TLP, लेकिन वो बाई डिज़ाइन ऐसी चीज़ें करते हैं। और ये जिनका हवाला दिया है, ये हर जगह ऐसी मैं कहता हूँ फितना प्रस बात करते हैं, इफ्तिखार से बुरा ना बना जाए, फितना प्रस बात करते हैं और वो आग लगाने वाली बात करते हैं। और उस चैनल का जो पूरा ग्रुप का यही वतीरा है। और इसमें देखें, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमें सवाल करते हुए, हमें साफ़त करते हुए सबसे पहले पाकिस्तान और फिर आगे जाए। अब देखिए, अमेरिका और CNN और BBC को फॉलो करते हैं। आपने देखा इराक वार में CNN और जो फौज के नुमाइंदे क्या थे, बिल्कुल ठीक है, जो अपना आर्मी क्या थी तो उसके मुताबिक वो रिपोर्टिंग करते थे। बिल्कुल ठीक है। तो भाई आप कम अज़ कम पाकिस्तान का ख्याल करें। हुकूमत चले, हुकूमत की आपकी मुखालफत है जो भी है, और मुस्लिम लीग नून के आप स्पोक्स पर्सन हैं, ये मैं उनका कैमरा कह रहा हूँ, वो स्पोक्स पर्सन है। तो फिर भाई आप कम से कम पाकिस्तान को ना उसमें लाए ना, अमन पैदा करें, बजाय कि आपकी बातों से फितना फसाद हो। बेहतर है कि आप अमन की तरफ आएँ और ऐसी बातें ना करें जिससे फितना फसाद हो। बिल्कुल ठीक है। हमें ज्वाइन किया है जनरल गुलाम मुस्तफा साहब ने, आज़ाद में इनका, उनसे भी बात कर लें। सर अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि रेंजर्स 2 माह के लिए तलब कर ली है, ये कलादम तंजीम से थ्रेट जो है वो इस सतह का ही है कि हमें ये इकदाम करने पड़ रहे हैं? जी देखिए, एक तो जो TLP के जो रीच है वो आपके देही इलाकों में है काफी सारी, और मुख्तलिफ देखे गई, उनको कंट्रोल करना, तो मैन पावर इनकी उधर से ही आती है। ये दूसरा ये कि चूंकि अब सिचुएशन लेवल पर पहुंच गई है, जो पुलिस खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हुई, पुलिस की भी इसमें कई हुई है, तो डर ये है कि पुलिस भी रिएक्ट कर सकती है इस सिलसिले में, और वो भी इसको आगे लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि जो भी इनके मकासद हैं तो मकासद इनके वैसे हल नहीं होंगे। इसलिए रेंजर्स का आ जाना इस स्टेज पे लगता है बड़ा ऑड है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहली दफा इन्होंने इस सारी हुकूमत ने पंजाब में बेहतर काम किया है। पेशबंदी के तौर पर रेंजर्स को मौजूद है, खुदा न खासा जब सिचुएशन बिगड़ती है या पुलिस कहीं पर नाकाम होती है, उनको पुलिस अगर नाकाम होगी फिर तो रोकने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर ऑलरेडी आपके रेंजर्स वहाँ मौजूद होंगे तो इंशाल्लाह सिचुएशन संभाल लेंगे। लेकिन जो हालात हैं जिसकी वजह से सारी सिचुएशन डेवलप हुई है, ये इस वक्त काफी परेशान कुल सिचुएशन है। अच्छा सर, अभी आपने कहा है मकासद, तो क्या मकासद हो सकते हैं सर? देखिए, मकासद में जहां तक तो इस्लामोफोबिया का ताल्लुक है, उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ज्यादा वाज़ेह और वाशगाफ अल्फाज में किसी और ने बात नहीं की, न TLP न किसी और ने। उन्होंने तो इंटरनेशनल फोरम पे जाके ही बात की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से उन्होंने सारी दुनिया को बावर कराया है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब इसके बाद इनके लिए किसी
एहतजाज की गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो मसला भी नहीं है, मसला तो किसी और जगह है। तो क्या आप पाकिस्तान के अंदर मसाइल खड़े करके आप फ्रांस को मजबूर कर सकते हैं अल्फाज वापस लेने से? फॉर एग्जाम्पल चलिए, अगर चले भी जाते हैं ये फ्रांस से वापस चले भी जाते हैं, क्या इससे फ्रांस के या फ्रांसीसी लोगों के आपके जो ख्यालात हैं बदल जाएंगे इससे? ये मकासद इनके और कुछ और हैं, ये सियासी मकासद हैं इनमें। हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सिर्फ वही मकसद होता तो शायद इसका खून क्यों बहा रहे हैं? अच्छा सलमान, अभी वो भी यही कह रहे हैं कि अगर हुर्मत रसूल ही मकसद होता तो खून क्यों बहाते, जो मैं बात कर रहा था। लेकिन अब बात यह है कि अभी हम बात कर रहे थे सहाफ़त के हवाले से, शफीक ने बात की है। पूरी दुनिया में ना सर, जर्नलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक डिबेट चल रही है, वो है रिस्पॉन्सिबल मीडिया, एक जिम्मेदाराना सहाफ़त के कॉन्टेक्स्ट में। अब सहाफ़ी जो है उसने सिर्फ एक बात तय करनी है कि कोई सेंसिटिव इश्यूज़ पे जलती हुई आग को उसने बुझाना है या उसको भड़काना है। अगर हमने भड़काना है और रेटिंग बेस्ड मीडिया में जाना है और एक क्राइसिस को पैदा करके वीडियो को वायरल करना है, अपने आर्टिकल को वायरल करना है, अपनी खबर को वायरल करना है, चाहे वो मफरूज़े पे मबनी क्यों ना हो, झूठ पे मबनी क्यों ना हो, और चाहे अगर वो सच भी हो लेकिन उसका मकसद उसके अंदर आग लगाना है, तो फिर वो सहाफ़त तो नहीं हो रही ना सर। इस वक्त प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं आपको बताऊँ, DGISI वाले मामले पर जिस दिन इनका नोटिफिकेशन इशू हो गया ना, मैं एक TV चैनल पर बैठा हुआ था। अच्छा, उसके अंदर से वो एंकर ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल रहा था, इसकी लैंग्वेज दुरुस्त नहीं है नोटिफिकेशन की, फला दुरुस्त नहीं है, फला दुरुस्त। मैंने कहा भाई आपने मसला हल करना है या कोई आप उसको ख़राब करना चाहते हैं? और मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ आपको जो एंकर को निकाल के आपको तर्जुमान बना ले, आपसे ही ड्राफ्टिंग करवाना शुरू कर दें। खुदा के बंदों, मसलों को सुलझाओ, मसलों को आगे बढ़ाने की बजाय उसमें शिद्दत कम करो। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो जर्नलिज्म हो रही है ना सर, और जब से ये इलेक्ट्रॉनिक TV वगैरह प्राइवेट आए हैं, ये जो ख़ास तौर पे हमें अपने अंदर जर्नलिस्ट के अंदर से एक हीरोइज्म का शौक हो गया ना, कि किसी तरीके से हम बतौर जर्नलिस्ट एक हीरो बन जाएं और हर जगह हमारी पजीराई हो और ऐसे कड़वे सवाल करें जिसकी मदद से हम लोगों को प्रोवोक करें, रिएक्ट करें। मैं ये समझता हूँ कि सारे सेंसिटिव इशूज़ पर, जो रियासती सेंसिटिव इशूज़ हैं, कम से कम हमारे जर्नलिस्टों की ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जो सेंसिटिव इशूज़ हैं उस पर रिपोर्टिंग और उस पर क्वेश्चनिंग का स्टाइल क्या होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैंने देखा है हमारे बहुत सारे साफ़ी शफीक, अब वो अगर उन्हें किसी पुलिस वाले आम कांस्टेबल के सामने खड़े कर देना तो उससे वो 2 मिनट बात नहीं कर सकते, ठीक है। वो ना बड़े बैठ के और ऐसे बात कर रहे होते हैं कि जनरल नदीम जैसे अभी वो उनके साथ चाय पी के आए, ठीक है। और मैंने जनरल बाजवा से कहा, वो जैसे कि GHQ में उनका अपना घर है। भाई बात ये है कि ऊपर की सतह के ऊपर वजीर आज़म, आर्मी चीफ, इनसे बेहतर मुल्क की मामलात को और इंटरनेशनल मामलात को कोई नहीं समझ सकता। लेकिन वो जो हमारे अंदर छोटे छोटे प्रणब मुखर्जी है ना, जो चौथे माले के ऊपर वो लोगों को बिठा देते हैं और बाद में 2 माले निकल आते हैं, ये काम खराब कर रहे हैं। खालिद क्यों साहब, आपका एक अरसा सहाफत में गुजरा, ये जो लोग होते हैं जो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जा रहे होते हैं तो मीडिया हाउसेज से उन्हें बताया जाता है तुसी ऐ पूछना है, तुसी ये गल करनी है, ये क्या चक्कर है? ये देखिए, ये हमारे जो प्रोफेशन के अंदर जो एजेंडा जर्नलिज्म जिसको हम कहते हैं, ये उसकी मिसालें हैं। और इसमें मैं आपको बताऊं कि जिस तरह नून लीग के मीडिया ब्रिगेड के अंदर हमारे कई सीनियर सहाफ़ी हजरात और एंकर्स जो हैं वो शामिल हैं अपने मफादात के लिए, इसी तरह एक ये जो कालादम TLP है जी, इसके साथ भी जो है अपनी रेटिंग के लिए हमारे जो हैं कई सहाफ़ी हजरात जो हैं वो उनके भी तर्जमान बन चुके हैं और उनके भी जो है वो इस वक्त मीडिया कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, जिनमें एक जो है वो मसूफ हैं समी इब्राहिम। अच्छा, ये समी इब्राहिम जो हैं ये और इनका जो चैनल है बोल्ड TV, वहाँ पर तो ये सारे के सारे इनके प्रोग्राम जो हैं और सोशल मीडिया पर सारा जो है वो TLP से शुरू करते हैं, TLP पर आकर वो कालादम पर वो है उनके प्रोग्राम खत्म। और ये मसूफ जो हैं ये हमने देखा कि जो 93 में पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी तो उस वक्त आसिफ जरदारी साहब और अजहर सुहेल मरहूम की जो है सरपरस्ती में इन्होंने अपनी जर्नलिज्म जो है कैरियर है उसको आगे इन्होंने शुरू किया। और अजहर सुहेल मरहूम जो हैं वो PTV पर एक प्रोग्राम करते थे और उसमें जो सीनियर सहाफ़ी हजरात होते थे उनकी किरदार कुशी की जाती थी बाकायदा। तो ये मसूफ जो हैं समी इब्राहिम, ये भी उस वक्त इस किरदार कशी में, सहाफ़ी किरदार कशी में शामिल थे। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये कर कह रहे हैं, इनके अपने चैनल पर तो इनकी कोई रेटिंग नहीं,
तो ये रेटिंग लेने के लिए हमने देखा कभी साकब नसार जब अपनी अदालतें लाहौर में या इस्लामाबाद में तो ये उनकी अदालत में भी रोज़ाना की बुनियाद पर जाते थे। ये रेटिंग लेने के लिए जब इन्होंने देखा कि इमरान खान के जो धरना था PTI का, वहाँ भी ये तसलसल के साथ जाना शुरू हो गए। अब इनको किसी ने बताया कि यहाँ पर अगर आपको रेटिंग मिल जाएगी अगर आप कालादम TLP के जलसों जुलूसों और मुजाहरों में जाएंगे, तो अब वो पूरे ज़ोरदार तरीके से जो है वो TLP की कालादम TLP की तर्जमानी कर रहे हैं और उनके खिलाफ जितना ये इकदाम एक्शन हो रहे हैं वो कहते हैं ये गलत हो रहा है और TLP जो है वो तो पुरअमन जमात है। बिल्कुल ठीक है। तो हमारी ये क्या ये तो हमारी सहाफत नहीं है और इस तरह की सहाफत से हमें अवॉइड करना चाहिए। अच्छा सर, कल फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि जी TLP बिल्कुल ठीक कर रही है और इस्लामाबाद यूं है, हमारा है, फला है, ऐसा वैसा है। एक लतीफ़ा भी उन्होंने उसमें कहा कि जी बल्दियाती इंतखाबात में शायद वो हिस्सा ना ले, बाइकाट करें। तो मुझे हंसी बड़ी आई कि भाई बल्दियाती इंतखाबात आपका वजूद कहाँ है सियासी तौर पे ज़मीन पे जो आप बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ये पीपल्स पार्टी PTI मुस्लिम लीग नून का इशू है, जो सियासी जमातें हैं। अच्छा, उस पर हाफिज़ हुसैन अहमद साहब से मैंने बात की तो ज़रा मैंने कहा मैं हाफिज़ हुसैन अहमद साहब को लाइन पे ले लूँ, उनसे बात करता हूँ। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। ये जो TLP की जानिब से तशद्दुद का सिलसिला शुरू हुआ है सर, इसे किस नज़र से देख रहे हैं आप? जहाँ तक ताल्लुक है पुरअमन मुजाहरे का, तो मैं समझता हूँ कि तमाम पार्टियाँ तहरीक इंसाफ समेत हर एक ये चाहती है कि पुरअमन मुजाहरे का जो हक है वो दिया जाए, लेकिन उसे तशद्दुद के राह पे अगर डाल दिया जाता है जिस तरह फायरिंग की है, इसकी किसी तौर पर हिमायत नहीं की जा सकती, बल्कि इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं, चाहे किसी भी तंजीम की तरफ से हो। अच्छा सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने TLP की हिमायत का ऐलान किया है। तो आप समझते हैं कि मौलाना साहब का जो हिमायत है वो सियासी तौर पे एक दुरुस्त फैसला है? देखिए, मैं समझ यही हमारे यहाँ मसला ये है कि जब तहरीक इंसाफ ने धरना दिया तो मौलाना मुखालिफ थे और खुद फिर मौलाना ने वही धरना दिया। इसलिए हम समझते हैं कि हमारी तरजीहात तब्दील हो जाते हैं हुकूमत में आने के बाद या हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी होने के बाद हमारी तरजीहात बदल जाते हैं। जो मौक़िफ़ धरने के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब का था जब वो नवाज शरीफ की हुकूमत में शामिल थे, लेकिन वो मौक़िफ़ बाद में बाकी नहीं रहा। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मौक़िफ़ रखा जाए उस पर कायम व दायम रहे और इस तरह सुबह शाम यूटर्न लेना वो हमारे लिए मुनासिब भी नहीं है। और खुसूसन एक ऐसी जमात जो दीनी और मजहबी और सियासी जमात कहलाती है, इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि जो उन्होंने कल कहा था क्या उस पर वो आज अमल पैरा है और जिन पे आज अमल पैरा है किसके बारे में कल उन्होंने क्या कहा। सुना आपने जनाब, और हाफिज़ साहब का तो ये कहना है कि फजलुर रहमान साहब कल धरने के मुखालिफ थे PTI के, आज धरने के हक में हैं। तो ये जो सियासी कलाबाजियाँ होती हैं शफीक, इससे जो कलाबाजी ले रहा होता है उसे खुद चक्कर नहीं आते? देखिए आप देखें TLP जो कुछ सब कुछ जो कुछ कर रही है, इस पर कौन स्टेक पे किसको नुकसान हो रहा है? हमारे 4 पुलिस का एहलकार शहीद हुए और 300 करीब जख्मी हुए। बिल्कुल। फिर आवाम के लिए रास्ते बंद, आवाम के लिए मुश्किलात, आंसू गैस, पूरा रास्ते बंद किए उन्होंने। तो मेरा ख्याल है हमारी जो सियासतदान है ना, उनको हर मसले पे सियासत नहीं करनी चाहिए और कम से कम इस मसले पे आके चले हुकूमत को सपोर्ट ना करें कम से कम, लेकिन TLP की हिमायत ना करें। हाँ। जानते बूझते कि भाई ये जो एक तंजीम जो है दहशत गर्दी कर रही है और ये पहला एपिसोड नहीं है, इसके 3-4 पहले भी कर चुके। जहाँ ये रहते हैं वहाँ देखें, वहाँ कोई बंदा जा नहीं सकता, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी जी रहे हैं और वो लोग मकान सस्ते बेच के जा रहे हैं कि भाई क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें हमारे बच्चे भी कुर्बान, उन्होंने ये तालीम दी थी। उनकी तालीम तो ये थी कि आपके कोई जो आखिरी खुतबा था
कि कोई जानवर को भी आपको तकलीफ ना पहुंचे। बिल्कुल और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और ये इसमें जो हमारे जो मजहबी रहनुमा है ना, वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए वो सिर्फ अपना एक बुग़्ज़ इमरान या बुग़्ज़ हुकूमत निकालने के लिए रियासत के खिलाफ बुग़्ज़ अपना कर रहे हैं और रियासत को स्टेक पे लगा रहे हैं, आवाम को स्टेक पे लगा रहे हैं। कम से कम यहाँ उन्हें सियासत से बात आना चाहिए। बात आना चाहिए। सलमान, अभी जो जनरल गुलाम मुस्तफा साहब कह रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान का काम ही ये है कि जहाँ पे भी उन्हें मौका मिले वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे पैनिक पैदा हो। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान पिछले चंद बरसों में ना बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली आइसोलेट हुए हैं और ख़ास तौर पे जो इक़्तिदार की सियासत है ना, उससे बाहर निकले हैं तो वो ज़रा उनके अंदर बेसुकूनी जो है ना वो बहुत आ गई है और बेचैनी बहुत आ गई। कश्मीर कमेटी दे क्यों नहीं देते यार? दे मुका दो, काम छोड़ो बस। अच्छा, एक और बात सुने, इन्होंने कहा ना कि इमरान दुश्मनी है, इमरान तासुब। मैं आपको बताऊं, मौलाना फजलुर रहमान को अगर भारत के साथ भी इल्हाक करना पड़ा ना इमरान खान दुश्मनी में, तो ये कर पड़ेंगे। यानी जहां से इनको लगेगा कि इस हुकूमत की दुश्मनी में आगे जाया जा सकता है, ये चल पड़ेंगे। एक मिनट में तुम्हारी बात कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, फिर आप बात काट रहे हैं, आप सिर्फ जुमला दे रहा हूँ। अगर उन्हें मकबूजा कश्मीर की कश्मीर कमेटी मिले तब भी ले लेंगे। जहां भी मिलेगा उनको वो मिल जाएगी। वो चाहते हैं, असल में मुझे एक दफ़ा JUI के एक बड़े रहनुमा ने बताया, उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान की ये मजबूरी है ताकत, इख्तियार, इक़्तिदार, वो किसी भी कीमत पे मिले वो लेने के लिए तैयार है। अब मसला ये है कि आप देखिए कि एक ऐसा सेंसिटिव इशू जिसमें पूरी रियासत जो है वो स्टेक पे लग जाती है, उसके बारे में भी माशाल्लाह जिस किस्म की कलाबाजियाँ, जिस किस्म की हिमायत वो जारी करते हैं, उस पर क्या कहा जा सकता है मौलाना फजलुर रहमान की अदाओं के ऊपर। बस अल्लाह उन पर रहम करे। और वो आपने सही, किसी ने हम सब ने कहा था ना कि अगर इनको इलेक्शन जिता दिया जाता, कम से कम एक सीट पे अगर ये कौमी असम्बली में होते तो ये पार्लियामेंट भी जो है ना जायज़ हो जाती और शायद आज की पार्लिमानी सियासत भी जायज़ हो जाती इनके आने से। अच्छा जी, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले क्या कहते हैं, रोज़नामा दुनिया का जो इदारिया है वो भी इसी पे ही है कि हुकूमती रिट जो है वो कायम होनी चाहिए और इस मसले का मुस्तकिल हल निकलना चाहिए। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में फैसल अली राजा साहब ने भी इसी पे बात की है। तो खालिद साहब, मैंने ब्रेक लेनी है तो मैंने कहा ब्रेक से पहले मैं आपसे भी बात कर लूं कि इदारिया और कालम इसी पे है और वो यही कह रहे हैं कि इसका मुस्तकिल हल निकलना चाहिए। देखिए, मैं अपना राणा साहब एक बात आपको बताऊं कि हमारा जो प्रिंट मीडिया है, हमने देखा, सुबह आपने भी देखा सारा, तो उसमें तो इस मामले पर जो है वो हुकूमत की जो पॉलिसी है उसको इंडोर्स किया गया है और काफ़ी दिनों से अखबारात के अंदर कॉलम भी आ रहे थे कि हुकूमत को इस हवाले से एक्शन लेना चाहिए और इंतहा पसंदी की किसी सूरत इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो बात हो रही थी मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से, मैं आपको बताऊं कि जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बदतरीन मुखालफ हैं इमरान खान की और PTI की, पीपल्स पार्टी और नून लीग। लेकिन इस मामले पर अगर आप देखेंगे तो वो इस मामले में जो है वो हमें लगता है कि हुकूमत की पॉलिसी के मुकम्मल जो है वो साथ नज़र आते हैं। और उसमें यहाँ तक कि नून लीग तो खुद इस जमात की जो है वो मुतासरीन में शामिल है, लेकिन पीपल्स पार्टी का एक नज़रिया या सोच ही शुरू से ऐसी है कि वो ऐसी इंतहा पसंद जमातों के हमेशा खिलाफ रहे। बिल्कुल ठीक। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान क्या कर रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान 3 साल अपोजिशन में PDM के अंदर भी उनके मतलूबा जो मकासद थे वो पूरे नहीं हो सके। तो अब मेरी इतला ये है कि वो अपना जिस तरह मुतहद्दा मजलिस अमल थी उस तरह मजहबी जमातों का 2023 के इलेक्शन के हवाले से एक खाका उनके जहन में चल रहा है कि वो जमात इस्लामी से भी दोबारा रवाबत बहाल करना चाहते हैं और इस तरह की जो कालादम जमात है, TLP और दूसरे जो मजहबी ग्रोह हैं, इनकी बुनियाद पर 2002 की तरह एक नया मजहबी अलायंस जो है बनाने की कोशिश उसका भी सोच रहे हैं। ठीक है, एक ब्रेक ले रहे हैं जी। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे सऊदी पैकेज के असरात क्या बने मईशत पे और अपोजिशन की तहरीक एतमाद का जो सियासी शोशा है उसकी कितनी वक़्त है, इस पर बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं।
खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। जी वेलकम बैक जी। और अब हम बात करेंगे कि सऊदी अरब की जानिब से 3 बिलियन डॉलर जो पाकिस्तान के अकाउंट में है, उसके बाद इकॉनमी पे उसके क्या असरात मुरतब हुए। कल की जो खूबसूरत हाल ये थी कि सोना 7,800 रुपये नीचे आया, डॉलर भी को 2 रुपये और समथिंग कुछ पैसा नीचे आया, और स्टॉक मार्केट में भी 564 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। तो थोड़ी सी इकॉनमी को बूस्ट मिला है। वो रोज़ जो हमारा रुपया नीचे गिरा था, कल वो थोड़ा संभला है और 2.25 रुपये जो है डॉलर नीचे आया। इस पर बात करेंगे हम माशी तजनिगार हैं कैस साहब। बड़ा खूबसूरत नाम है कैस, और हमेशा मजनू की याद दिलाता है कि मजनू का नाम कैस था। कैस जंगल में अकेला है, मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। तो कैस साहब हमारे साथ हैं, उनसे मैं ज़रा चाह रहा था कि इकॉनमी में बात करूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। ये जो 3 बिलियन डॉलर आए सर, इससे मईशत में कुछ बेहतरी तो आएगी? सऊदी अरब से जो पैसे आए हैं वो सिर्फ आपकी जो आईएमएफ के साथ क्रेडिबिलिटी है उसको कहीं बेहतर कर लेते हैं। वो आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो हुआ ये देखें ना, उसके आने से डॉलर जो है वो स्टेबलाइज हुआ है कहीं ना कहीं। मगर ये शॉर्ट लिव्ड है सारा कुछ। कहीं ना कहीं आपने कर्जा वापस करना होगा, तो ये चले जाएंगे। पिछली दफा भी ये हुआ कि सऊदी अरब ने 1 बिलियन दिया था, फिर वो ले लिया नाराज होके। तो आपकी डिप्लोमेसी पे भी डिपेंड करेगा कि आप कितनी सोवरेनिटी आईएमएफ के सामने सरेंडर कर रहे हैं और कितनी सऊदी अरब के सामने सरेंडर कर रहे हैं। आपने ईरान और अफगानिस्तान के साथ और चाइना के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, ये सब डिपेंड करते हैं उस पर। मगर अच्छा सर, ये बताइए आईएमएफ से मुज़ाकरात जारी हैं, क्या इख्तिताम नज़र आता है इसका? देखें, बात यह है कि सवाल सिर्फ एक ही है कि आईएमएफ से हमें मिलना क्या है। अगर तो सिर्फ पैसे हैं तो वो बहुत ज्यादा नहीं है। 1.5 उन्होंने दिया है, 6 देना था, और आप उनकी शर्तें पूरी नहीं कर रहे पिछली वाली। उन जो पेशरफ्त है वो शायद पॉजिटिव ही होगी इन द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि आईएमएफ के अंदर चार्टर के अंदर है कि हमारे अपने जो मेंबर मुल्क है उनको डिफॉल्ट नहीं होने देना। तो ये पाकिस्तान के पता है नेगोशिएटर्स को, तो वो उनकी सख्त शर्तें नहीं मान रहे, बट एट द सेम टाइम आईएमएफ कहीं ना कहीं इनको पैसे देने पे मजबूर हो जाए। खालिद साहब, आईएमएफ से तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, कल कुछ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी, लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं जैसे किसी पेशेंट को जो क्रिटिकल हालत में हो, उसको हम थोड़े से कोई डोज दे के थोड़ा सा कर लें। इसके लिए हमें जब तक, और मजबूरी है कि हम कर्ज़ों में बंधे हुए, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एफएटीएफ, चारों तरफ से हमें घेरा हुआ है माजी के हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों से। क्या वे आउट हो सकता है? अच्छा देखिए, ये जो सऊदी अरब से इमदादी पैकेज पाकिस्तान को मिला है, तो ये यकीनन पाकिस्तान की जो मीशत है जो इस वक्त दबाव का शिकार थी, उसके लिए ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि ख़बर है। और इसमें जो पहला जो मुस्बत जो मामला सामने आया है वो ये है कि डॉलर को जो है, डॉलर की जो कीमत बढ़ रही थी उसको रिवर्स गियर जो है अब वो लग गया है। और दूसरा अगर आप देखें तो हमारी स्टॉक मार्केट जो है उसने भी इसका जो है पॉजिटिव असर लिया है, क्योंककि काफ़ी अरसे से स्टॉक मार्केट जो है वो तेज़ी के साथ नीचे जा रही थी, और कल जो है मार्केट में एक जंप आया, 564 पॉइंट्स का जो है एक दिन में इजाफा हो गया। और इसी तरह जो सोने की कीमतें तेज़ी के साथ डॉलर के साथ बढ़ रही थी, उनमें एक दिन में फ़ी तोला जो है 7,800 रुपये की जो है अब वो कमी वाक़ई आई। और राणा साहब, मैं आपको बताऊं कि अभी एक जंप और आएगा वो जिस दिन आईएमएफ के साथ जो पाकिस्तान का मुआहदा है, हम लगता है कि उसके करीब
पहुंच चुके हैं, और जब ये एग्रीमेंट हो जाएगा, अनाउंसमेंट आ जाएगी, तो उससे भी जो है हमारी इकोनॉमी में जो है एक इम्प्रूवमेंट आएगी, एक बेहतरी आएगी। और ये भी मैं आपको बताऊं कि इसके असरात जो हैं वो आम आदमी तक भी पहुंचेंगे, वो उस सूरत में पहुंचेंगे जब हम देखते हैं ना घी की कीमत बढ़ गई है, तो घी की कीमत उस वक्त बढ़ जाती है जब डॉलर की कीमत बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक। तो जब डॉलर नीचे आएगा तो हमारी जो ग़िज़ाई अजनास जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं उनमें भी आपको एक नुमायां कमी जो है वो नजर आएगी। बिल्कुल ठीक है शफीक साहब, आप इस बात के गवाह हैं कि कल इन्होंने मुझे मेरा बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कल इन्होंने कहा था, आपके सामने कहा था, राना साहब सोना खरीद लो, मजीद महंगा होगा। अगर मैं खालिद की बात मान लेता, मैंने घर में लब लुब के कोई 2,500 रुपए मुझे मिल गए थे, तो मैं कहीं इसका सोना खरीद लेता हूँ, तो आज अगर मैं 2,500 का सोना खरीद लेता तो 1,800 ही रह जाने थे, मेरा ख्याल है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रा थोड़ा सा लाइटर हम चले जाएं, बहुत उसमें चले गए। एक और लतीफ़ा सुन लें कि कल बिलावल साहब ने जलसे में खिताब करते हुए 2 बातें की। एक तो उन्होंने कहा तहरीक एतमाद हम लेके आएंगे तो कोई भी नहीं बचेगा। दूसरा लतीफ़ा ये कहा कि मुल्क भर से जियाले महंगाई के खिलाफ मैदान में उतरे, सबसे ज़्यादा महंगाई सिंध में और सबसे ज़्यादा पंजाब में। आप देख लें महंगाई जो है उसका रेशियो क्या है, KPK में क्या है और सिंध में क्या है। तो पहले वो सिंध के तरफ तो ध्यान दे नहीं रहे, अपने वजीर आला को तो पकड़ नहीं रहे कि वो भाई अपने सूबे में तो महंगाई कम कर, वो सारे जियालों को इकट्ठा कर रहे हैं। ये जो अब तरीका एतमाद लाएंगे, आप क्या समझते हैं कि ये कोई मतलब ख्वाब है जो हर वक्त बंदा देख सकता है? अपोजिशन और करे क्या, इशू उसके पास है कोई नहीं, हुकूमत उन्हें पता है मजबूत है, तो वो खून गर्म रखने के लिए, एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए ये तरीके एतमाद ला रहे हैं। पंजाब में वो अपना मुस्लिम लीग नून की नहीं मानती और ये क्या कहते रहते हैं हमारे पास बंदे पूरे हैं, लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन के अंदर की सियासत है। अगर यहाँ खुदा न खास्ता वो तरीके एतमाद लाते हैं तो हमजा शहबाज आगे आते हैं, तो मरीम नवाज़ को कैसे कबूल हो कि मरीम नवाज़ या शहबाज शरीफ के किसी ग्रुप को कोई इम्पोर्टेंस मिले। ये मसला है ना। अब एक खून गर्म रखने का बहाना है जी भी हमने अपना तरीके में, अब बंदा ख्वाब भी तो देखता है, तो उन्हें ख्वाब देखने देना। उन्होंने बिल्कुल ठीक है, अगर तरीके एतमाद के बाद जो है वो हुकूमत नहीं रहेगी, लेकिन भाई लाएगा कौन? आप ठीक है ख्वाब देखते रहें, सोचते रहें और कुछ थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ आएँ, इन चीज़ों से बाहर निकलें। इन चिरागों से ना कभी रोशनी नहीं होगी, इन चिरागों से अंधेरा ही होगा। ये जो इस तरह के खिताबात होते हैं सलमान, और के जियाले आ जाएं, महंगाई के खिलाफ इकट्ठे हो जाएं और हम तहरीक एतमाद लाएंगे, तो जो तकरीर करने वाला होता है उसे खुद भी पता होता है कि फोके फायर करे जा रहा हूँ मैं, इसका कोई आउटकम कोई नहीं होना। देखिए सर, हमने मीडिया में बाज़ औक़ात बहुत से लीडरों से ये बात की है कि देखिए फ़लाँ लीडर ने फ़लाँ जलसे में ये बात की थी, तो पता कैसे क्या कहते हैं, जलसे की बात छोड़नी चाहिए, वहाँ तो चलता है, ऐसा सब कुछ चलता है। इसका मतलब है आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जितनी बातें आप कर सकते हैं वो जलसे में कर लें, ड्राइंग रूम में आके फिर कोई और बात करें, पसे पर्दा बैठ के कुछ और बात करें। देखिए बिलावल साहब जो है ना, वो 3.5 साल से तो इस हुकूमत को घर ही भेज रहे हैं ना। जब से आए थे, आपको याद है ना, मरियम साहब के साथ मिल्क में आके माशाल्लाह कैसे शानदार जलसे करते थे। अब गई हुकूमत, हुकूमत जा रही है, तहरीक एतमाद पेश हो रही है, नंबर गेम हमारी पूरी है। पिछले 3 माह से तो ये कह रहे हैं पंजाब में 50 लोग जो है ना PTI के MP है वो हमारे साथ मिले हुए हैं, पसे पर्दा हमसे रब्ता कर रहे हैं। तो ये सारी पता क्यों ये करते हैं सारी चीज़ें, PMLN भी करती है, पीपल्स पार्टी भी करती है, अपने अपने लोगों को इंटैक्ट रखने के लिए। अच्छा। और इंटैक्ट रखने के लिए कि जनाब बस ये हुकूमत जा रही है, सारा कंट्रोल हमारे हाथ में है, हमने इस वक्त सारे मामलात में पकड़े हुए हैं। सवाल ये कि आपको रोका किसने है? देखिए ये एक आईनी तरीका है तहरीक एतमाद, एक सियासी तरीका है, कोई नहीं जा सकता। बलूचिस्तान की हुकूमत चलेगी ना तमाम चीज़ों के बावजूद। अगर आप इस हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? आए मैदान के अंदर और लंगोट कस लें और पंजाब में भी आके तहरीक एतमाद पेश करें, मरकज़ में भी पेश करें। अच्छा, ये दुहाई देते देते, कहानियां सुनाते सुनाते, लोरियां सुनाते सुनाते 3.5 साल चले गए, अभी 1.5 साल जो रह गया वो भी चला जाएगा, मिलेगा आपको कुछ नहीं। सवाल सिर्फ ये है कि ये PMLN और पीपल्स पार्टी दोनों पसे पर्दा इस्टेब्लिशमेंट से मराहत लेने के लिए इस तरह के शोशे छोड़ते हैं ताकि जनाब आप हमें रिलीफ दें, हमें ताकत दें, इक़्तिदार दें, हम आपकी उतनी ही खिदमत करेंगे जितनी कोई और करने की कोशिश करें। वो याद है आपको जब वड्डी की शय बिकती थी तो हम एक लेके कहते थे मेरे पायदा भी दे दो, पैंदा भी दे दो, फलाना हिस्सा दे दो। तो वो ये हिस्से सारे अपने पूरे मांगते। बिलावल साहब का जो बयान है, मैं भी डिस्कस कर रहा था,
वो एक हॉकी मैच में एक बंदे ने अपनी तरफ ही 2 गोल कर दिए, तो ब्रेक के जब वो मैच खत्म हुआ तो कप्तान ने कहा तूने अपनी तरफ ही कर दिए, कहते वो मैंने करन नहीं देते सर। तो बिलावल साहब जो है वो हॉकी के वही वाले प्लेयर लग रहे हैं मुझे। राणा साहब देखिए, उनको पता है कि गोल तो नहीं होना, लेकिन इसके बावजूद वो देखें कि उनमें क्लैरिटी कितनी है। पीपल्स पार्टी जो है वो अदम इत्मीनाद के मामले में बिल्कुल क्लियर है, वाजे है, उनमें कोई अभाम नहीं है कि नतायज जो भी निकलें, कामयाब हो या नाकाम हो, लेकिन हमें ये जो आईनी ऑप्शन है इसको पीपल्स पार्टी चाहती है कि इसको इस्तेमाल किया जाए। वफाक के अंदर भी वो सीरियस हैं। देखें अब अदम इत्मीनाद तो रह गया। मेरी बात सुनिए, अदम इत्मीनाद जो है, बात सुन ले, सिर्फ बात सुन ले प्लीज, मैं बता देता हूँ कि आगे चलकर इसका होना क्या। वो क्लियर है, लेकिन पंजाब के अंदर तो तहरीक अदम इत्मीनाद नून लीग के बगैर या कौम लीग के बगैर कैसे मुमकिन है। और इख्तलाफ जो है, जो क्लैरिटी जहां नहीं वो नून लीग के अंदर नहीं। अच्छा, मैं उसके नून लीग के अंदर जो है शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बिलावल के क्यों ज्यादा राब्ते में हैं कि उनकी सोच मिलती है, वो नहीं चाहते ना। लेकिन मरियम नवाज जो है वो खालिद साहब की बात में अदम इत्मीनाद की तरफ नहीं आना। खालिद साहब की बात में दिलचस्प लतीफा है। लतीफा यह है कि सबसे ज्यादा क्लियर पीपल्स पार्टी थी, हमने असेंबलियों से इस्तीफे देने हैं। आपको याद है ना, पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे भी ले लिए थे सबसे ले लिए थे, और कहने के बिल्कुल तैयार खड़े हैं, और बाद में पता चले किसके ले लिए थे, उससे रिश्ता करना था इस्तीफों से आपने। अच्छा, खालिद यूम साहब और सलमान आबिद साहब, राणा साहब अक्सर लतीफे सुनाते हैं। अब एक लतीफ़ा, मैं ये वाकया लतीफ़ा नहीं है, ये बैठे थे तो ना मोबाइल कभी बंद कर रहे थे, कभी खोल रहे थे, कभी बंद कर। मैंने कहा राणा साहब परेशानी क्या है? कहीं मुझे दिखाया भाभी का मैसेज था कि घर आओ मुर्गा बनाना है, और ये घर नहीं जा रहे थे। और मैंने कहा अल्लाह के बंदे, मुर्गा पकाना होगा, आप खामा खौफजदा हो गए, जाएं घर जाएं। फिर कहीं घर गई नहीं। देखिए अब इसने बता ही दिया, तो मुझे मैसेज आया कि घर में था, मुझे मैसेज आया कि जरा किचन में आए। मैं जल्दी से भागा गया, तो वहाँ थी नहीं, तो दूसरा मैसेज आया कि जरा नमक लेके मेरे कमरे में आ जाए। तो ये तो फिर जिंदगी के अंदर चलता ही है ना सर, लेकिन वो जिंदगी का ये हिस्सा है। अपोजिशन भी क्लियर है, हुकूमत भी क्लियर है, सब क्लियर है। हाँ, लेकिन वो गोल अपनी तरफ ही करते थे क्योंकि वो दूसरे करने नहीं देते गोल। आज के प्रोग्राम का सर वक्त खत्म हो रहा है, और आज शुक्र है हमने अच्छे टून में हंसते मुस्कुराते प्रोग्राम को ख़त्म किया। शाकिर शुजा आबादी साहब बड़ा नाम है हमारी पोइट्री का, और ही इज़ अ ग्रेट पोइट, पंजाबी का और सराइकी का इतना बड़ा शायर मैंने नहीं देखा, इतनी सादगी। मैं समझता हूँ कि सराइकी के मीर तक ही मीर हैं शाकिर शुजा आबादी। और अभी उनकी एक वीडियो हुई जिसमें वो एक मोटरसाइकिल के ऊपर हॉस्पिटल जा रहे हैं, जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने उसका नोटिस लिया और उनके इलाज मुआवजे की जिम्मेदारी ली। मैं समझता हूँ कि ये लोग हमारे एसिड्स हैं, इनको हमें ये हैं असल हीरो, और इनके साथ अगर हम एहतराम का रिश्ता नहीं पैदा करेंगे तो कौन करेगा। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, और टॉप 10 है शुएब अख्तर का। शुएब अख्तर वाला मामला कमेटी में है, तो कमेटी जो फैसला करेगी वो एक आधे दिन में सामने आ जाएगा। तो बेहतर है कि कमेटी का फैसला आने के बाद इसके ऊपर बात की जाए। प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। शाकिर शुजा आबादी साहब का एक शेर आपकी नज़र करता चलूँ। वो कहते हैं कि बंदे देख के रोंदे ज़िंदगी को, बंदे देख के रोंदे ज़िंदगी को, मैं को देख के ज़िंदगी रो पई है। शाकिर शुजा आबादी साहब, ऐसा नहीं है, हम आपके साथ हैं, पूरी कौम आपके साथ हैं। आप एक अजीम शायर हैं, और पंजाब हुकूमत ने एक अच्छा इकदाम किया है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।